आज हम लोग आए हुए हैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी के गृह जिले भरतपुर में और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं भरतपुर राज परिवार से मिस्टर दीपराज सिंह जी के साथ। जानते हैं भरतपुर के लोकल मुद्दे क्या हैं, जाट समाज से जुड़े हुए क्या इश्यूज़ हैं जिनका समाधान होना ज़रूरी है। तो सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, 100 दिन का कार्यकाल हुआ है, नई सरकार आई है, नए मुख्यमंत्री जी हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा चल रहा है? पहली बात तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भरतपुर से हैं, हमारे बहुत चहेते हैं, हमारे बहुत नज़दीक हैं। हम सब ने उनके संग काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारे पर जिम्मेदारी दी जाती है। 100 दिन में से 20 दिन तो आचार संहिता लग गई, तो उसको तो अपन कैलकुलेट नहीं करें। 70 दिन के दरमियान ERCP का काम हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा पेंडिंग काम था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इस एरिया में और जो अन्य एरियाओं में वो ERCP की जो योजना आई है उसमें बहुतों को लाभ होगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक दिन में तो वो काम पूरा होगा नहीं। और इसके अलावा भी SOG के अलावा इन्होंने एक सिक्योरिटी का गठन किया, जिसमें पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है और बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है। और जो ये यूपी और मध्य प्रदेश और हमारी नेबरिंग स्टेट्स के जो आदमी थे, जो क्रिमिनल्स थे, जो राजस्थान में आके बसेरा कर रहे थे कांग्रेस के टाइम में, उन सबको पकड़ा है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है जी। पेपर लीक के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी कमेटी गठित कर दी, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा पुरानी गवर्नमेंट में। जी। और उस पर भी कार्रवाई होगी, धीरे धीरे चल रहा है, उसमें से आदमी पकड़े भी हैं, उनके इंटेरोगेशन चल रहा है। तो सर, जैसे आपने एक ERCP जल समझौते का जिक्र किया, राजस्थान में हमेशा से पानी की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। ये क्षेत्र हमेशा पानी के लिए सूखाग्रस्त हमेशा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, 100 दिन के कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से समझौता किया, हरियाणा से यमुना जल समझौता हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, राजस्थान में जल लाने का श्रेय जनता क्या दे रही है इनको? अभी क्लैरिटी थोड़ी कम है जनता को, तो शायद हो सकता है कि वो इतना बड़ा श्रेय नहीं दे पा रहे जो देना चाहिए। परंतु लोग जो समझ रहे हैं और जो समझा पा रहे हैं, वो ये भी दिखा पा रहे हैं कि भाई जो ERCP का जो एंड रिजल्ट आएगा, उसमें कितने लाखों हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी, उसमें खेती होगी और उससे किसानों को लाभ पहुंचेगा, जो कि एक हर चीज़ का एक लंबा दौर है। अगर आज मान लो रोडवर्स का इतना नेटवर्क फैलाया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से लेके आज तक, नितिन गडकरी जी ने फैलाया, मोदी जी ने फैलाया, तो वो एक दिन में तो फैला नहीं, इतने लंबे समय में फैला है। तो ERCP का भी रिजल्ट 5-6 साल में आएगा, और जब वो आएगा, जब वो दिखेगा, उसके बाद आप देखोगे कि उसका नेट रिजल्ट कितना बढ़िया होगा। सर, एक युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है पेपर लीक का। जी। पिछली सरकार में अगर देखा जाए तो 18 में से 17 पेपर लीक्स हुए। युवा जी तोड़ मेहनत करता है, परीक्षा देने जाता है, एंड रिजल्ट पता चलता है पेपर लीक हो गया। क्या बीतती है उस पर? नई सरकार आई है, कुछ कार्रवाई होती देख रहे हैं क्या आप? देखो साहब, ऐसा है कि ये तो बेचारे मैं उनका दुर्भाग्य मानता हूँ जिनके संग ये ऐसा हुआ है, जो नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी के संग इन्होंने धोखाधड़ी करी है कि पेपर लीक कर दिया चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। या तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते थे या वो कोचिंग क्लासेस चलाते थे, इन्होंने वो पेपर उनको बेच दिया या उनके मार्फत किसी और को बेच दिया, वो इन्होंने दलाली करी, और उसका हमें भी बड़ा दुख है। पर क्योंकि वो सरकार एक लंगड़ी सरकार थी, उसमें अपना कोई योगदान ही नहीं था, ना उनसे किसी से कह सकते थे, ना कोई सुनवाई थी। जी। पर अब जब से भजन लाल जी की सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, और शीर्ष नेतृत्व ने भी उन पर गौर किया है, उन चीज़ों पे, और उन्होंने टाइम मांगा है उसमें। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाता है तो कार्रवाई करी जाएगी, ऐसा हम समझते हैं, और वो कार्रवाई अच्छे के लिए। देखो साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक मूल तौर पे जो अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, वो ये है कि जब जब कांग्रेस पावर में आती है, वो सरकारी अधिकारी को पब्लिक का नौकर ना मान के अपना नौकर मानती है। पिछली सरकार में पुलिस वाले, चाहे SP हों, चाहे कलेक्टर्स हों, चाहे थानेदार हों, ये उनकी सिक्योरिटी में लग पड़े बजाय के जनता की सिक्योरिटी करें, और उससे सारी परिस्थिति ऐसी चरमरा गई कि लॉलेसनेस फैल गई पूरी स्टेट में, और आतंक नाम ऐसा हो गया कि लोगों को यही नहीं मालूम था कि हमें जाके रिपोर्ट किसको करनी है। और नेता सारे दलाली में पड़ गए, क्योंकि उनको तो लगा लंगड़ी सरकार है, ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं ये हमारे सर्वेंट हो गए, और हम इनको दिन भर भगाए फिरेंगे। जो अधिकारी ऑफिस में बैठने चाहिए, वो अधिकारी उनकी सिक्योरिटी में दिन भर भागे फिरते थे। तो उससे स्थिति तो पूरी चरमरानी थी, गुंडा पनप गया,
और जो और राज्यों के गुंडे थे वो हमारे राज्य में और आ गए। उनको इन्होंने शह दी, इन्होंने ज़मीनें कब्जाई, इन्होंने गुंडागर्दी फैलाई, गलत केसेस लगाए। जो बीजेपी के आते ही बीजेपी का एक एक एमएलए नीचे से लेकर ऊपर तक चीफ मिनिस्टर तक कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ पर नेता नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं जो जनता की सेवा करने आए, लूटने नहीं आए। और हमारे सरकार में और हमारी पार्टी में ऐसा कोई लूट की प्रथा ना पहले रही ना आज है। जी, आप लोगों से अच्छा कोई इसको अवगत नहीं करा सकता हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप क्या कहना चाहेंगे भरतपुर की मूल समस्याओं के बारे में? देखो साहब, मूल समस्या भरतपुर की दो हैं जो मैं समझता हूं और जो मैं सोचता हूं कि अगर, क्योंकि अब भजन लाल जी को इन्होंने भागीरथ का दर्जा दे दिया है, तो ये भागीरथ तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इनको पानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें और लानी पड़ेंगी भरतपुर में, क्योंकि भरतपुर एक ऐसी भूगोलिक स्थिति पे है कि हमारे पास 55 किलोमीटर पे आगरा है और 250 किलोमीटर पे दिल्ली है और 250 किलोमीटर पे जयपुर है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा फोकस कम रहा। एक तो यहाँ का जो युवा पीढ़ी है उसके लिए जॉब नहीं है, दूसरा पानी होगा तो समृद्धि आई जाएगी अपने आप। सर, आपने बहुत अच्छा बोला। जैसे कि जाट समाज से आते हैं, कई सारे मुद्दे जाट समाज आंदोलन भी कर रहा है अभी किन्हीं मुद्दों पर। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कई सारे मांगे हैं उनकी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। क्या कहना चाहेंगे? जायज़ मुद्दे हैं, जायज़ मांग है, जायज़ तरीका है, कैसे आगे बढ़नी चाहिए चीज़? अभी आपने कहा कि मैं राज परिवार से आता हूं और मैं पिछले 25 साल से इस पार्टी में काम कर रहा हूं। भजन लाल जी मेरे बहुत सीनियर हैं, बहुत साल से उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है और वो इस चीज़ को मुझसे बेटर समझते हैं कि यहाँ का जो युवा पीढ़ी है उसको रिजर्वेशन चाहिए। उसके लिए वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अंदेशी करी हो। आरक्षण ब्लैकमेलिंग से नहीं मिलता। आरक्षण मिलेगा एक सर्वे रिपोर्ट के ऊपर, एक प्रयास के ऊपर, जिसमें हमारी चीफ मिनिस्टर साहब पूरी मदद कर रहे हैं। उन्होंने टाइम एंड अगेन बोला भी है कि मैं सबके साथ हूं और मैं खासकर अपने भाइयों के साथ हूं जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला। बट अकेला आदमी उसमें डिसीजन नहीं ले सकता कि अकेला ही उनके घर में थोड़ी डिसीजन होगा कि साहब हमें आरक्षण दे दिया। कमेटी है, कमेटी बना रही है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, एक प्रोसेस है। जिस दिन वो आरक्षण के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैं बैठा हुआ था, मैंने उसमें पूरा सुना। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम चल रहा है, पर क्योंकि वो पर सरकार हमारी उसके बाद कांग्रेस की आ गई तो उन्होंने वो इमीडिएटली स्क्रैप कर दिया कि साहब ये इलेक्शन मुद्दा था। तो हम इलेक्शन मुद्दा ना बनाएं, इसको प्रोसेस में चलन दें। आरक्षण जरूर मिलेगा, हमारी ऐसी पूरी उम्मीद है भजन लाल जी से और चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब हमको बिलोंग करते हैं और हमें समझते हैं कि वो हमारी पीड़ा क्या है। तो सर, एक सैकड़ों साल की समस्या राजस्थान में पानी की थी। राजस्थान की जनता भजन लाल जी को क्षेत्र में पानी लाने का श्रेय दे रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? उनको श्रेय ही नहीं दे रहे, उनको भागीरथ बताया गया है। और मैं ये सोचता हूँ कि जिस स्पीड से और जिस मेहनत से उन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बात करके उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया, जितनी स्पीड से उन्होंने दिल्ली जाके उसको लाइन अप किया है, वो इसीलिए किया था कि एक ये प्रायोरिटी था उनका शायद भजन लाल जी का। और मैं आपको बता दूं कि परसों मैं भजन लाल जी के साथ कैंपेन में साथ था, तो हम पांचना के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। तो मेरे को भजन लाल जी ने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई जो कि मेरे को सुन के ऐसा लगा कि अगर ऐसा हो गया तो भरतपुर की तो मैं जानता हूँ, बाकी की तो मैं नहीं कह सकता, एक बहुत बड़ी बीमारी से निजात मिल जाएगी, वो है करौली डैम। उन्होंने ये कहा कि मैं चंबल के पानी की भी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह पांचना में डल जाए, और पांचना में डल जाएगा तो वो डैम खुल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, वो डैम की हाइट बढ़ा दी थी तो उसमें से वो वहाँ पर एक समाज के लोग हैं वो उसे खोलने नहीं देते हैं। उन्होंने कहा खोलने दो मत दो, मैं इतना पानी भर दूंगा कि अपने आप पानी ओवरफ्लो करके चला जाएगा। तो वो सारा पानी कैशमेंट में होके और भरतपुर पहुँच जाएगा, जो एक मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी अप्रोच है उनकी, और वो बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं पानी के लिए। और ERCP का मुद्दा इतना बड़ा इतने साल चला, और एक सही टाइम था जिसमें उनको शायद मौका भी मिला, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी वो बहुत राजस्थान में घूमे हैं, उन्होंने इसका मुद्दा देखा कि पानी की क्या समस्या है। और भरतपुर में खासकर क्योंकि लो लाइंग एरिया है, तो यहाँ पर पानी था तो खारी था और या नहीं था। तो जो भजन लाल जी ने किया है राजस्थान के लिए, मैं उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ। और इन्होंने बहुत एफर्ट लगा के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सारे स्टेटों से एक समन्वय बना के, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से समन्वय बना के और डॉक्यूमेंट साइन करा दिया है। तो ठीक है सर, जैसा हम देख रहे हैं कि भजन लाल जी भरतपुर के रूट से जुड़े हुए हैं,
भरतपुर के रहने वाले हैं, जनता को बहुत उम्मीदें हैं, कैसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखो साहब, हर चीज़ का एक प्रोसेस है और वो समय ही लगता है उसको करने में। जो हमारी समस्या है वो एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ समस्या ऐसी हैं जो कांग्रेस की बोई हुई हैं, कुछ समस्या ऐसी हैं जो सोशल इंजीनियरिंग चाहती है। भाई कहीं पर सामाजिक दबाव है, कहीं पर भूगोलिक दबाव है, तो उसमें सब चीज़ों को समन्वय बना के, सब चीज़ों की एक स्टडी करके, पहला काम तो था पानी का, फिर था प्रशासन का, तीसरा था सिक्योरिटी का, चौथा है मेडिकल का, फिर आएगा एजुकेशन। अब ये चारों पांचों चीज़ें 5 साल का दरमियान पूरी हो जाएं। हमारा एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार ने पिछली ने दिया था, वो अभी और एक्सपैंड हो रहा है, उस पर उनका फोकस है। सारे डॉक्टर्स आ चुके हैं, मशीन्स और आ रही हैं, जैसा सीएम साहब ने अनाउंस किया है। यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके गए हैं, अभी महाराजा सूरजमल की इतनी बड़ी स्टैचू का वहाँ पर अनावरण किया गया। उसके बाद हॉस्पिटल में मशीन्स आ रही हैं, यहाँ पर आरबीएम हॉस्पिटल इतना बड़ा बन गया है, उसकी प्लानिंग चल रही है। रोड्स हैं, ड्रेनेज है, यहाँ पर एक सीवेज का बड़ा प्रॉब्लम थी भरतपुर में, वो सीवेज का हो रहा है। एनजीटी से प्रॉब्लम है, जब वहाँ पर हमारा प्लांट है वो भी चल नहीं पाया है। तो इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दे के वो काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे डे टू डे संपर्क में रहता हूँ और उनके साथ लग के हम काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम अपडेट देते रहते हैं। सर, एक नई सरकार आई है, नए मुख्यमंत्री जी हैं, एक किसानों से जुड़ी हुई बहुत पुरानी मांग है एमएसपी का कानून। तो एमएसपी का कानून आपको क्या लगता है कि क्या समाधान होगा, कैसे होगा? किसान भी अपनी जिद पे कई बार अड़े रहते हैं, सरकार के पास कोई सीधा रास्ता इसका दिख नहीं रहा है, कैसे समाधान होगा? आप लोग क्या सोचते हैं? देखो साहब, एमएसपी ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। इसके ऊपर सरकार ने, सेंटर की सरकार ने बहुत प्रयास किए। किसानों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या होता है, अभी भी जैसे जाट समाज के ऊपर राजनीति कर रहे हैं आरक्षण को लेके, ऐसे ही किसानों को लेके फिर वो राजनीति शुरू हो जाती है। उनको बरगलाया जाता है कि आपको लूट लेंगे, आपके ऊपर बड़े बड़े सेठों को बैठा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल जो है आज समझ में नहीं आ रहा होगा, मोदी जी जो बिल लेके आए थे वो बिल मैंने पूरा स्टडी किया है, वो बिल बहुत फ्यूचरिस्टिक था। अब किसी को अगर विजन ही नहीं है, कि कोई आगे आप सोच ही नहीं पा रहे, हम सब धंधा करते हैं, किसान, मैं भी किसान खेती का मालिक हूं, मैंने भी खेती करी है, मैं एमएसपी समझता हूं। पर एमएसपी सरकार के लिए इमीडिएट लागू करना और एक एक्स अमाउंट, अभी सरकार ने शायद 130 रुपये बढ़ाए एमएसपी पे, उसमें एक्सचेकर गवर्नमेंट को कितना रुपया कर्जा आया? 27,000 करोड़ का। वो फिगर इतना आसान नहीं है। पिछली सरकार गई है, पूरे कर्जे में छोड़े गई है, खजाना पूरा खाली कर दिया है। तो मैनेज कर रही है सरकार कैसे ना कैसे करके। सरकार की बहुत सारी समस्याएं, एक दिन में समस्या समाधान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पिछली सरकार जो बीमारियां दे गई है उनसे निजात पाना इतना आसान नहीं है। सर, अभी अयोध्या को लेकर के एक 500 साल पुरानी समस्या थी, वर्तमान सरकार ने समाधान किया है। 2 समुदायों के बीच में झगड़ा भी था, ख़त्म हुआ है। फिलहाल भजनलाल जी है संभागीय मुख्यालय से दर्शनार्थियों को दर्शन भी करा रहे हैं अयोध्या धाम का, खुद भी अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर गए जी। क्या कहना है, जनता क्या सोच रही है? अयोध्या का जो मसला हल हुआ है, यात्रा जो हो रही है अयोध्या की, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो साहब, ये तो एक तो इनके मैनिफेस्टो में ही था, और ये 500 साल पुराना मुद्दा था जो कभी ना कभी तो सॉल्व होना था। चाहे कोर्ट का रास्ता होता है, चाहे वो आपके सामाजिक तौर पे बैठ के समझौते का रास्ता होता, और वो समझौता हो गया, और वो कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट दे भी दिया, और वो बहुत बढ़िया मंदिर बन गया, और एक ऐसे वैभवशाली चीज़ बन गई है जहाँ पर आज नहीं तो आज से 10 साल बाद एक वर्ल्ड टूरिज्म का स्पॉट बनेगा। और जो ताजमहल दुनिया देखने आती है, वैसे वो राम मंदिर को देखने आज भी लाखों दर्शन जा रहे हैं, और आगे भी जाते ही रहेंगे। बातचीत के सर आखिरी क्रम में जाएंगे जी। चुनावों का माहौल चल रहा है, अगर रजामंदी आपकी हो तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़े बड़े दावे कर रही है, पर क्या लग रहा है बीजेपी राजस्थान में कितनी सीटें जीत रही है सर? 25 की 25 सीट राजस्थान अब के बीजेपी को देगी, तिवारा देगी।